नमस्ते शालिनी मैडम। और यहाँ जुड़े हुए सभी को मेरा नमस्कार। आखिर हिंदी पत्रिका की ओर से मैं प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार आप सबका आखिर हिंदी पत्रिका की ओर से साहित्य संध्या इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूँ। आखिर हिंदी पत्रिका यह एक ऑनलाइन त्रैमासिक हिंदी पत्रिका है जो मैसूर, दक्षिण भारत के कर्नाटक के मैसूर से यहाँ प्रकाशित होती है। और हम आखिर परिवार के कुछ सदस्यों ने मिलकर ये सोचा कि इस आखिर के प्लेटफॉर्म पर कुछ साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिसके तहत हमने यही सोचा कि हर महीने साहित्य संध्या के पटल पर किसी पुस्तक की परिचर्चा की जाए, चर्चा हो जाए, साहित्य के विविध पक्षों पर विचार विमर्श हो जाए या कभी कभार कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाए। इसी के तहत सबसे पहले हमारे ही आखिर परिवार की सदस्य डॉक्टर रेणु यादव का नया कहानी संग्रह आया है जिसका नाम है काला सोना। और इसी पुस्तक पर हमने सोचा कि पहले चर्चा की जाए, परिचर्चा की जाए। और आज इस आवासीय मंच पर साहित्य संध्या में जुड़े हैं सभी सदस्यों का, सभी आभासी मंच पर जुड़े हुए सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जुड़ी है हिंदी की सिद्धस्थ आलोचक और समाज कार्यकर्ता श्रीमती शालिनी माथुर। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कवि तथा माटी पत्रिका के संपादक डॉक्टर नरेंद्र पुंडरीक। हो सकता है कि अगर हमारा सौभाग्य रहे तो सुधा अरोड़ा जी और सुधा ओम ढिंगरा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। मैं आप सबका इस आभासी मंच पर स्वागत करती हूँ। आखिर परिवार के ओर से हमारे साथ जुड़े हैं आखिर की कार्यकारी संपादिका डॉक्टर शोभना, सहायक संपादिका डॉक्टर शाफिया फरहीन। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ी है शालिनी माथुर जी जो लखनऊ से हैं, हिंदी की सिद्धस्थ आलोचक हैं और काफी लंबे समय से वे कथादेश में निरंतर लिखती आ रही हैं। एक आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित होने के साथ साथ वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और महिला अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत रहती है, पीड़ित महिलाओं की सलाहकार और उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने में हमेशा सहायता प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वे कई सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। हमारे साथ जुड़ेंगे बाद में। अभी तक तो नरेंद्र पुंडरीक जी जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अभी उनका परिचय मैं बता दूं कि नरेंद्र पुंडरीक आप बांद्रा उत्तर प्रदेश से हैं, मूलतः कवि है और अब तक उनके 5 संग्रह आ चुके हैं। माटी पत्रिका के आप संपादक तथा केदार स्मृति शोध संस्थान के सचिव रह चुके हैं। हम आप दोनों का इस मंच पर, आभासी मंच पर स्वागत करते हैं। डॉक्टर रेणु यादव मूलतः गोरखपुर की है और संप्रति वे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बतौर फैकल्टी एसोसिएट के रूप में कार्यरत है। वो कहानीकार है, कवयित्री है, साथ ही स्तंभ लेखिका भी है। उनकी अब तक लगभग 7 पुस्तकें आ चुकी हैं। हम आपका भी इस आभासी मंच पर स्वागत करते हैं रेणु जी। आज उनकी सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह काला सोना पर चर्चा परिचर्चा होगी। यह कहानियां श्री के चरित्र के विविध पक्षों की उजागर करता है। इस संग्रह की कहानियां इसलिए भी अच्छी लगती हैं कारण इसमें जो भाषा का ट्रीटमेंट है वो लोक से जुड़ा हुआ है। भाव और भाषा दोनों माटी की महक लिए हुए हैं। भाषा की लचक और ठसक, उसका ठेठपन और देहातीपन जो है कहूं को एक सच्चाई के करीब ले जाता है। आइए आज इस परिचर्चा में की शुरुआत करते हैं और साहित्य संध्या में मैं सबसे पहले शालिनी माथुर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे काला सोना पर अपनी बात रखें। रेणु जी, इन दोनों की बात रखने के बाद आप अपना मंतव्य दे दें। तो शालिनी माथुर जी, मंच आपका है, आप अपनी बात रख सकती हैं। धन्यवाद। आज थोड़ा सा गला खराब है, आवाज के लिए क्षमा कीजिएगा। आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। आ रही है मैडम, आ रही है। कहानियां कल्पना से गढ़ी जाती हैं, कुछ सच्ची घटनाएं होती हैं, कुछ असली पात्र होते हैं, कुछ विशेषताएं उसमें जोड़ दी जाती हैं। तो इसी तरह से हकीकत
जोड़ के, कल्पना जोड़ के उसमें फसाने बना दिए जाते हैं। कहानी में कल्पना का अंश होता है, ये जानते हुए भी मैंने हमेशा कहानी को एक सच्ची घटना की तरह पढ़ना चाहा है और ये यकीन करना चाहा है कि लेखक जरूर कोई ना कोई सच्ची बात ही बता रहा होगा। जब मैंने ये काला सोना किताब देखी और पढ़ी तो कहानियां, इसमें 12 कहानियां संग्रहित हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे हर बार लगा कि काश ये कहानियां सच्ची ना हो। ये कहानियां हमारे उत्तर प्रदेश की हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ, तो पूर्वांचल की नहीं हूँ, ये कहानियां पूर्वांचल की तरफ की हैं। वहां की ग्रामीण वास्तविकता से हम सब परिचित हैं। गरीबी, जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास और स्त्री की दुर्गति, ये वहां की खासियत है। दुर्गति तो है, लेकिन इतनी दुर्गति, कहानियां इतनी सच्ची हैं और हकीकत को उन्होंने इस रूप में बयान किया है कि जैसे पढ़ते वक्त जैसे लगता है जैसे कलेजा मुंह को आने लगता है। इनकी 12 कहानियों में से कोई भी कहानी मैं एक बार में पूरी नहीं पढ़ पाई। हर कहानी को मैंने थोड़ा सा पढ़ा और फिर साइड में रख दिया, जबकि मुझे पढ़ने की इतनी आदत है कि लोग मुझे किताबी कीड़ा कहते थे, किताब उठा के एक बार में खत्म कर देती है। लेकिन इनकी कोई भी कहानी ऐसी नहीं है, इतनी हृदय विदारक कि पूरी एक बार में करना बहुत मुश्किल हो गया। कहानियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि कहानियां जो है अंधेरे कोनों को प्रकाश में लाती हैं। कहानियां जो है कमजोर व्यक्ति को स्वर देती हैं और अनदेखी जो सच्चाई है या वो सच्चाई जिसे हम अनदेखा करते हैं उसको वो हमें दिखाती है। लेकिन अंधेरे कोनों में कितना अंधेरा हो सकता है कि जब हम इन लेखिका का हाथ थाम के इनके उन अंधेरे कोनों में जाते हैं तो उनमें जाते समय डर लगने लगता है। औरतों की पूरी जिंदगी इतनी अंधेरी है कि उसमें झांकते हुए कलेजा कांपने लगता है। कई कहानियों में कई जनरेशंस है, दादी है, मदर है, उनके बच्चियां हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो फर्स्ट आई, उनको दिल्ली भेजा गया, पढ़ गई, लिखी, अफेयर्स हुए, लौट के आई और फिर उसी तरीके से कुचली गई जिस तरह से उनकी दादी कुचली जाती रही है। ये मतलब इनकी कहानियों को देख के मन जो है जुगुप्सा से, वितृष्णा से, डर से भय हो जाता है। और ये सुनकर कि ये जो आजादी का अमृत काल चल रहा है, जिस अमृत काल में हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि हम लोग अतीत की ओर लौट चलें और उन्हीं प्राचीन परंपराओं की ओर महिमा मंडित करते हुए हमसे लौटना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये सोच के दिल बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगता है कि ये सच्चाई इतनी भयावह है, इसको जितनी जल्दी छोड़ा जा सके, इससे जितनी दूर जाया जा सके या इसको जितनी जल्दी दूर किया जा सके उतना ही जरूरी है। आजादी के बाद बहुत से लिटरेचर लिखा गया। एक बात मैं और मेंशन कर दूं, ये तो युवा लेखिका है, लेखिकाओं का हिंदी की खड़ी बोली राइटिंग में आना एक बहुत नई सी बात है। नई इन द सेंस कि 40-50 सालों में आई हैं, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लाई हैं, क्योंकि जहां महिलाएं खड़ी थी या जहां महिलाएं पड़ी थी वहां से संसार कैसा दिखाई देता है वो उनकी नजरों से हमने देखा। तो खड़ी बोली हिंदी की बहुत सी राइटर्स आई और जिनमें बहुत पहले धर्मयुग मैगजीन आता था जिसमें बहुतों को जगह मिली। तो उन्होंने न केवल हिंदी की लेखिकाओं को जगह दिया, हिंदी की औरतों का भी एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग तैयार हुआ जो इन विमेन राइटिंग को, लेखिकाओं के लिखे लेखन को पढ़ता है। लेकिन रेणु यादव की जो ये किताब है, मैं बताऊं, मुझको जब ये मिली इसको मैंने काफी दिन रखे रहने दिया, उसके बाद पढ़ा ध्यान से और मैंने हर बार बताया कि मैंने बहुत डर के, बहुत हिम्मत से, बहुत हौसले से पढ़ा। कहानियां बहुत ही अलग, बहुत ही सच्ची और बहुत ही विश्वसनीय है। मैं ये कह रही थी कि ये जो खड़ी बोली की और राइटर्स आई, उषा प्रियमवदा या मनु भंडारी या दीप्ति खंडेलवाल, निरुपमा सेवती, मालती जोशी, मधु काकड़े, इन बड़ी राइटर्स के कहानी
यूं कि हिंदी से इनकी भाषा भी अलग है और इन्होंने जो जमीन लिखने की चुनी है, इनकी लिखने की जमीन भी उन लेखिकाओं की जमीन से अलग है। जबकि घरेलू वातावरण उन्होंने भी घरेलू वातावरण की सर्जना की है और इन्होंने भी की है, लेकिन ये जिस सच्चाई को सामने लाती हैं, वो सच्चाई अगर इन जैसी राइटर्स, इन जैसी लेखिकाएं नहीं लाएंगी तो वो सच्चाई किसी के सामने नहीं आ पाएगी। इस पुस्तक की जो कहानियां हैं वो ये बताती हैं कि उत्तर भारत में ऐसा लगता है कि जैसे समाज इन 50, 100, 200 या 500 साल में जरा सा भी बदला ही नहीं। जो नियति दादी की थी वही पोती की भी है। आदमी भी नहीं बदले। आदमी नहीं बदले तो आदमी तो इसलिए नहीं बदले कि उनको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पितृसत्ता का लाभ उन्हें मिलता है। जब हम पितृसत्ता का इस्तेमाल करते हैं शब्द का, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत नारीवादी फ्रेमवर्क में बहुत बार इस्तेमाल होता है, तो लगता है कि कितनी बार कहा जाएगा। लेकिन पितृसत्ता को, बोझ को और भार को वही समझता है जिसने उस भार को ढोया है, और जो उस अंधेरे में रहा है वही जानता है कि जिस समाज में सिर्फ आदमियों का राज होता है, सिर्फ आदमियों की चलती है, वो समाज कैसा होता है। कुछ सारी कहानियों के ऊपर तो चर्चा थोड़े समय में नहीं हो पाएगी, जबकि ये ऐसा संग्रह है जिसकी सारी कहानियां बहुत ध्यान से सुनी जानी चाहिए। नचनिया इनकी पहली कहानी है। इसमें सोनपरी का नाच है। तखत जोड़ के बने स्टेज पे स्टेज तोड़ नाच हो रहा है। प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ शराब पी के अश्लीलता से 500 से लेके 5000 रुपए लौटा रहे सोनपरी के ऊपर। स्टेज पे चढ़ जा रहे हैं, पूरी नग्नता में, कुरूपता में, भोंडेपन में प्रदर्शन करते हुए पुरुष सोनपरी को छूने के लिए लालायित हो रहे हैं। यही वो भारतीय नृत्य परंपरा है जिसके ऊपर नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हमारे कुडियाट्टम की और हमारे भरतनाट्यम की और हमारे कथक की इतनी बड़ी परंपरा है। हमारे समाज में जो नचनिया का नाच है वो इस रूप में लोकप्रिय है। ये बात और है कि ये कहानी औरत का नाच देख के होने वाली अभद्रता और उसकी कुरूपता के विषय में नहीं है। ये उस लड़के के बारे में है जिस लड़के को एक्टिंग का शौक था, जो अभिनय करना चाहता था, लेकिन क्योंकि ग्रामीण अंचल का था इसलिए उसको एक्टिंग अलाउड नहीं थी, और इसलिए उसको एक बार सीता का रोल मिला और उसने डांस किया और वो डांस करने लगा। और से एक आदमी जो सिर्फ औरत के रूप में डांस करता है, ना वो ट्रांसजेंडर है, ना वो लौंडा नाच करता है, वो एक लड़का है जिसको सिर्फ डांस का शौक है। लेकिन जो अपने शौक के लिए डांस कर रहा है उसकी हालत जो आदमी कर देते हैं वो देख के आपको लगता है कि अगर वास्तव में औरत नाच रही होती तो क्या होता। तो उतनी पूरी कुरूपता और भोंडापन इतनी खूबसूरती से चित्रित हुआ है। कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही हृदय को विदीर्ण कर देने वाली है। इसमें आप देखते हैं कि कैसे आदमी जैसे लपलपाती जीभों के बीच में औरत का नाच दिखाती है, देख के व्यक्ति का दिल हिल जाता है। एक कहानी है मुखाग्नि, जो दो सहेलियों की है जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। सीआईएसएफ के जवानों से, मामूली सिपाहियों से उनकी शादी हो जाती है। सेना के आभिजात्य का, बड़े बड़े बंगलों का, कैंट का वर्णन हम लोगों ने सुना है, देखा है। वीर चक्र, परम वीर चक्र, शौर्य चक्र की हम लोग बातें करते हैं, उनकी शान शौकत की बातें करते हैं। लेकिन ये उसके बरक्स उन छोटे सिपाहियों की बातें करते बताती हैं जो आरके पुरम के छोटे एक एक कमरे के मकान में रहते हैं, जो एक साल में थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए घर आते हैं। कुछ के लिए यही बड़ी बात है कि उनको कैंटीन से सस्ता राशन मिल जाता है। कुछ अपनी तनख्वाह अपनी माँ को दे देते हैं, कुछ को अपनी बीवी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। और यही वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद और देश प्रेम और दूसरे के ऊपर कब्जा करने वाले नेताओं के जो झूठे देश प्रेम की आग में इनको ही कैनन फॉडर बना के इन्हीं को झोंक दिया जाता है। यही मरते हैं, गरीबी में रह के, छोटे घरों में रह के यही मरते हैं। कहानी का एंड, इस कहानी का एंड बहुत अच्छा है, जिसमें युवा पिता की मृत्यु के बाद ये वाली बात होती है मुखाग्नि कौन देगा, और उनमें से एक की बेटी मुखाग्नि देती जो छोटी होती है। ये एक कहानी निसंतानता के बारे में भी है,
जिन्होंने लोग कहते हैं ये टोनहीन है, ये निसंतान है, और उसको इतना टोनहीन टोनहीन कह के सताया जाता है कि वो वास्तव में टोना करने लगती है। एक कहानी मुझौसी भी है, जिस लड़की के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है वो वापस लौट के जाती है क्योंकि वो एक प्रेमी को, झूठे प्रेमी को मना कर देती है। लोग मुझौसी कह रहे हैं क्योंकि उसका मुंह जल गया है, और वो बाद में उन सारी औरतों को कलेक्ट करके एक सेना बनाती है, एक समूह बनाती है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ दहेज, लड़कियों का शादी में लेन देन, ये सब एक बहुत बड़ी परंपरा चली आ रही है जिसके बारे में कोई कुछ करता नहीं है। छोचक कहानी ऐसी कहानी है जहाँ एक पिता जाता है, उसकी बेटी के बच्चा होता है, लेन देन करता है, पायल भारी थी कि छोटी थी, कितने कपड़े आए, कितने लत्ते आए। एक में ही जो मामूली हैसियत का पिता एक बेटी के चूचक देते ही परेशान हो गया था, दूसरी बेटी का बच्चा होने वाला ये सुन के वो कोलैप्स हो जाता है। हमारे समाज में बच्चे का होना, शादी का तय होना, खुश होने का मौसम नहीं है, वो खुशी का अवसर नहीं है, वो ऐसा लगता है मातम मनाने का अवसर है, जहाँ पे अब लोन हो जाएगा और जिंदगी भर आप उसका ऋण चुकाते रहेंगे कि आपके घर शादी हुई है, कि आपके घर बच्चा हुआ है। खुखरी कहानी उन औरतों के बारे में है जो हम शादी करते हैं ना, कि बड़ी हैसियत के घर में शादी कर रहे हैं, उनकी इतनी जमींदारी है, उनके घर गायें हैं, बैल है। औरत के हिस्से में क्या आता है? औरत के हिस्से में कुछ नहीं आता। बड़े घरों की औरतें कैशलेस होकर जीवन व्यतीत करती है। मरते वक्त नानी दादी जो भी है, ओल्ड लेडी, वो अपनी मायके की भैंस बेच के उस पैसे को अपनी बाकी लड़कियों में बांटती है। ये उसका अंत है। एक कहानी और मैं मेंशन करना चाहूंगी, सारी कहानियों का तो कहना मुश्किल है, और दो बातें और कहूंगी अपना वक्तव्य पूरा करने से पहले। कोप भवन एक कहानी है जो एक अनूठी कहानी है। अनूठी इन द सेंस कि वो एक मामा और भांजे जो हम उम्र है उनके बारे में कहानी है, जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं और गे पुरुष जोड़ा है। उनके मन को जाने बिना दहेज को, नचनियों को कितना नाच का पैसा दिया जाएगा और शामियाने वाले को क्या दिया जाएगा, लेन देन करके 15 लाख का सौदा करके उनकी शादी तय हो गई। लड़का क्योंकि लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो लड़का घर छोड़ के भाग जाता है, और घर वाले परेशान है, हमारी बेइज्जती हो गई। उनको झूठी बेइज्जती का डर लगता है, लेकिन बच्चों के भविष्य का डर नहीं लगता है। वो लड़का फाइनली खड़े होके कह नहीं पाता कि मैं किसी पुरुष से प्यार करता हूँ, या मैं लड़की से शादी नहीं करूंगा, या मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। फाइनली वो लड़की ही मना करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने अंधेरे समाज में लड़कियां ही कई जगह खड़ी हो के अपनी बातें कहती हैं, जहां उनका लगता है खड़े होना बहुत मुश्किल है। इन सब कहानियों की एक बहुत अच्छी खासियत मुझे ये भी लगी कि कहानियां इस तरह लिखी गई हैं कि वो अंत तक पाठक की उत्सुकता बनाए रखती हैं। आपको कहीं कोई कहानी सुखांत है, कोई कहानी दुखांत है, कहीं वो मुंह उठा के खड़ी हो जाती है, सिर उठा के खड़ी हो जाती है, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन एंड तक आपको पता नहीं चलता कि कहानी का अंत क्या होगा। मैं देखती हूँ कि आजादी के अमृत काल में इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्रेसवे, और दिल्ली एक्सप्रेसवे, और आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, जिन पे चलते हैं तो उनका टोल टैक्स जो है पेट्रोल के खर्चे से ज्यादा है। इन पे बड़ी बड़ी कारें चल रही हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही हैं, साइकिल बाइक तो चल नहीं रही है। ये सड़कें क्या थोड़ी सी भी रोशनी हमारी औरतों के लिए भी लाएंगी? पूर्वांचल की उन औरतों के लिए भी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वगैरह कुछ लेके आएंगी कि नहीं आएंगी? किताब पढ़ के दिल दहलता है, सिर शर्म से झुक जाता है कि 21वीं सदी में भी उत्तर भारत के मैं गांव की लड़की में जब लड़की होती है तो पैदा होने पर लोगों का कलेजा क्यों कांपता है, ये कहानियां पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि लोग लड़की के होने से क्यों डरते हैं। अब अंत में कहानी की भाषा के बारे में कुछ शब्द। जब मैंने कहानी की किताब उठाई तो मेरा पहली प्रतिक्रिया ये हुई कि इसमें पूर्वांचल में गोरखपुर और उसके आसपास के गांव में बोली जाने वाली बोली जो भोजपुरी का कोई एक प्रकार है, उसके शब्द, उसके मुहावरे इतने अधिक हैं कि हमारे जैसे खड़ी बोली बोलने वाले के लिए उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत सी हुई। आज अभी जो आपने बताया कि मैसूर का ग्रुप है,
तो मेरे दिल में पहली बार ये आया कि वो बच्चे जो मद्रास से हैं, बंगाल से हैं, पंजाब से हैं, अलग अलग जगहों के हैं, जिन्होंने हिंदी बोली को खड़ी बोली के रूप में सीखा है, या जो लोग मेरठ, मुरादाबाद और वेस्टर्न यूपी के हैं, या जो अन्य हिंदी भाषी हैं जो हिंदी, उनके लिए कितना मुश्किल पड़ेगा। हम तो फिर भी लखनऊ के रहने वाले हैं, हमने पूर्वांचल वाले लोगों की पूरबिया भाषा सुनी है, थोड़ी थोड़ी मालूम है, लेकिन उसके बारे में मैंने फिर से। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, अभी 3 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी एक और बार ज्वाइन हो जाएं प्लीज। जूम का मीटिंग है तो 45 मिनट, 3 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। नहीं मैम आप खत्म मत कीजिए। हाँ 3 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, आप प्लीज वापस ज्वाइन हो जाइए मैम सभी। ठीक है, उसी लिंक में ज्वाइन तो होना है मैम, जो लिंक पहले है उसी लिंक में वापस ज्वाइन होना है मैम। करूं पहले ज्वाइन करूं दोबारा? नहीं मैम अभी नहीं, 3 मिनट में मीटिंग खत्म होने के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं अपनी बात मैं 3 मिनट में खत्म कर देती हूँ। जी बात कर लीजिए। तो मैं जो तो ये जो एक तो बात ये है कि ये जो पात्रों की जो पूर्वांचल की भाषा है, ये पात्रों को ऑथेंटिक बनाती है, ये कहा जा सकता है। लेकिन प्रेमचंद के पात्र खड़ी बोली हिंदी बोलते थे, फिर भी ऑथेंटिक है, ये भी बात मेरे मन में आई। लेकिन जब मैंने तीसरी बार इसकी भाषा पे सोचा, तो मेरी समझ में ये बात आई कि इस बात को मैं इसकी प्रवाह में अड़चन की बजाय मैं इस रूप में देखूं कि जो बोलियां हैं वेस्टर्न यूपी की, ईस्टर्न यूपी की, अलग अलग जगह पे बोले वाली बोलियां अपने मुहावरे, अपने शब्द, अपनी शब्दावलियां लेके आएंगे, तो वो हिंदी की जो खड़ी बोली भाषा को और समृद्ध करेंगे, और हमें धीरे धीरे इसको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी अगर हमें बार बार इन शब्दों को पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से ये भाषा शुरू में ऐसा लगता है कि ज्यादा है पूर्वी बोली, लेकिन ये भाषा को समृद्ध ही कर रही है। थोड़ा सा हमें इसको इस रूप में, पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। हमारा एंड में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये कहानी उन लोगों के बारे में कहानियां हैं जो गांव में रह गए, और उन लोगों के बारे में भी है जो शहर में आए, नोएडा में आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, अफेयर चलाया और गांव में जाके फिर उसी तरह से अभिशप्त होके जीने के लिए अभिशप्त हो गए। मैं अपनी आखिरी बात ये कह के खत्म करूंगी कि मुझे अपने उत्तर भारत के समाज में सबसे खतरनाक वर्ग वो लगता है जो खतरनाक वर्ग अपने अंदर अंधविश्वास, जात पात, ऊंच नीच, जड़ता और सारी सामाजिक बुराइयों को लेके सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहन के शहरी बन के शहरों में घूमता है। उनके मन में गांव की पूरी जड़ता है, पूरी पुरातन पंथ है, सिर्फ वो बाहर से देखने में शहरी लगता है, वो आधुनिक नहीं है। तो उनका दोहरापन वो समाज के लिए सबसे खतरनाक और सबसे भयावह वर्ग है। उसके लिए हमें कुछ करने की बहुत सख्त जरूरत है। और आजकल जिस चीज को महिला लेखन कहा जा रहा है, आजकल जिस चीज को युवा लेखन कहा जा रहा है, आजकल जिस चीज को आधुनिक लेखन कहा जा रहा है, उस होड़ में पड़े बिना जो वास्तव में हमारी समसामयिक समस्याएं हैं, जीवन है, सच्चाई है, उसको उसी रूप में अपनी पूरी कुरूपता, अपनी पूरी नग्नता, अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने लाया है। और ये हमारे लिए एक बहुत क्या कहते हैं, खुशी की बात है कि अगर हमारे कथाकार इन कहानियों को इस तरीके से लिखें कि जो वास्तव में समाज को प्रतिबिंबित करे और एक नए ट्रेंड का हिस्सा ना बने। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने अपना समय दिया और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर रखी है। आखिर परिवार की तरफ से आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ। रेणु जी, क्या नरेंद्र पुंडरीक जी उपस्थित हुए हैं? जी मैम, यही गैलेक्सी 12 वही है? जी जी हाँ। अच्छा, क्योंकि नाम नहीं आया है और हमने देखा नहीं इसलिए पूछा था। नरेंद्र पुंडरीक जी, आपका आखिर परिवार में स्वागत है। आज के हमारे दूसरे वक्त
हमारे साथ जुड़े हैं आभासी मंच पर नरेंद्र पुंडरीक जी। आप कनवारा ग्राम के बांदा जिले के उत्तर प्रदेश से हैं। आप माटी पत्रिका के संपादक और केदार स्मृति शोध संस्थान के सचिव रहे हैं। आपकी पुस्तकें आई हैं नंगे पांव का रास्ता, सातों आकाशों की लाडली, इन्हें देखने दो, इतनी ही दुनिया, इस पृथ्वी की विराटता में, ये आपकी रचनाएं हैं। आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आपका पुनः एक बार इस आभासी मंच पर स्वागत करती हूँ और यह मंच आपको सौंप देती हूँ कि आप काला सोना इस कहानी संग्रह पर अपना वक्तव्य रखें। आपका मंच ले लीजिए। ठीक है, मेरे सामने काला सोना की 10 कहानियां हैं। इन 10 कहानियों को यदि देखा जाए तो कहीं दिल्ली जैसा शहर नहीं है, लखनऊ जैसा शहर नहीं है। इतने दिनों से यादव जो है बाहर रही, लेकिन इन शहरों की छाया इन कहानियों पे नहीं है। सारी कहानियां देश के गांव या उसके आसपास, गोरखपुर के गांव के आसपास का समाज है। वहां की शोषित स्त्रियां हैं, उनका जनजीवन है, वहां की वो लोकल संस्कृति है या वहां के अंधविश्वास हैं, इस सब पर केंद्रित ये कहानियां एक स्त्री विमर्श की एक नई धार लेकर के आती हैं। स्त्री के जीवन संघर्षों की कहानियां हैं। इन्हें पढ़ते हुए मुझे अपने समय के प्रमुख कवि राजेश जोशी की कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। एक स्त्री पीट रही है दूसरी स्त्री को। बहुत प्रचलित एक डरावना दृश्य है। एक पुरुष की सत्ता लड़की को जन्म देकर उदास है। एक स्त्री लड़की को जन्म देकर कांप रही है। एक स्त्री इतना जाहिल बना दी गई है, उसकी दास्ता। ये पंक्तियां राजेश जोशी की, ये पूरी कहानी रेणु यादव की पूरी कहानियों को बिंबित करती हैं। उसके वहां की स्त्रियों की दीन दशा, उनके संघर्ष को बिंबित करती हैं। ये कहानियां दास्ता के विरुद्ध खड़ी स्त्रियों का पाठ है, जिनमें हम उनके जीवन संघर्षों की गहरी अंधेरी खाइयों से परिचित होते हैं। हर कहानी स्त्री का एक नया चेहरा है, जो अब तक अपनी पहचान के बाहर हाशिए पर था। उनकी पश्चातापों की आहट इन कहानियों में सुनाई दे रही है। कहानियों की भाषा स्त्री के बरस चलती हुई कहानी के कहन को बुनती है। किसी भी कर्म से जुड़ा शब्द से हो, वह स्वयं कर्म हो जाता है, क्योंकि भाषा स्वयं में एक रचना कर्म है। हर रचनाकार अपनी भाषा में अभिव्यक्त होकर संप्रेषित होता है। भाषा का यह संप्रेषण कहानियों को पताके की तरह लहराता हुआ प्रतीत होता है। चिकन, वसुधा, चकवई, राण, तोहिन, अमरपाली, खुखरी, मुंहझौसी, यह कहानी के शीर्षक नहीं है। ये छटपटाती हुई स्त्रियां हैं, जिनमें उनकी पीड़ा और संघर्ष के स्वर सुनाई देते हैं। ये कहानियां किसी रचनाकार के चुने हुए प्लॉट नहीं है, अपितु भोगे हुए जीवन के नए पाठ हैं, जो अब तक नहीं पढ़े गए हैं। एक रचनाकार की ताकत उसकी भाषा होती है। उसकी ताकत शब्दों के चयन से मिलती है। रेणु की भाषा की कहन उसके परिवेश से मिली है, लोग से मिली है। चुक्कू, मुक्कू, रोपनी, सोहनी, कटिया, दौरी, पहटा, गुर्रही आदि इस तरह के हजारों शब्द कहानियों में प्राण कण की तरह बसे हैं, जो उनकी कहानियों की लंबी यात्रा की कहानियां बनाते हैं। इन कहानियों में स्त्री के प्रेम का स्वरूप पारंपरिक उसासी प्रेम से अलग है। जीवन के जीवंत प्रेम का रूप जीवन के द्वंद्वों से लिथड़ा है, जिसे वो जीवन के द्वंद्वों के साथ जीती हैं। आज जहां आदमी के संघर्षों का प्रतिफल पूंजी के तंत्र में उलझकर तेजी से विलुप्त होता जा रहा है, ऐसे समय में ये कहानियां समकालीन कथा जगत में निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण सार्थक हस्तक्षेप है। इन्हीं शब्दों में मैं अपनी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है।
पुनः एक बार आपका धन्यवाद। हमारे साथ आज जुड़ी हुई है सुधा अरोरा जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं प्रतिभा हूँ। प्रतिभा याद जी, होगा मैं आपको? जानती हूँ आपको, मैं आपसे परिचित हूँ। हाँ, इसलिए कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आ गई है। मैं चाहूंगी कि आप दो शब्द कहें इस अवसर पर। जी जी जी, पहले तो मैं सबका अभिवादन करती हूँ। नरेंद्र पुंडरीक जी मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। बहुत अरसे से मैं उन्हें पढ़ती आ रही हूँ और उनका यहाँ उपस्थित होना बहुत गर्व की बात है। रेणु, नमस्कार पुंडरीक जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। हम लोग रचनाओं से ही जुड़ते हैं आपस में, और वही जुड़ाव मेरा रेणु और रेणु जैसी नई लेखिकाओं के साथ है जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। रेणु की कहानियों में मैंने ज्यादा कहानियां तो नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो कहानियां मैंने पढ़ी हैं, 2-3 कहानियां ही पढ़ी हैं, और उसमें मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगती है वह है रेणु का एक बहुत ही पारदर्शी, सरल और विषय को बहुत तंज के साथ पकड़ने का कौशल। एक तो उसकी भाषा मुझे बहुत पसंद है, जो हिंदी में बोली का एक अंदाज आता है, वो इतनी खूबसूरत शब्द उसमें आते हैं जो हमारे लिए थोड़े अपरिचित हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद मन होता है कि उसको, भाषा को थोड़ा और सीखा जाए। रेणु की जितनी कहानियां मैंने पढ़ी हैं सभी में वो बोली की ठसक है। कूड़ेदान से सट कर खड़ी है, कूड़ेदान डस्टबिन के साथ डस्टबिन जैसी ही लग रही है। तो ये सारी चीजें बड़ी संवेदना से निकल के आती हैं। और काला सोना कहानी, जिसका पहले शीर्षक उसने दिया था चिकन, और मेरे ख्याल से वही इसका मूल स्वर भी है, पूरी स्त्री चेतना को जगाने वाली, कि दादी से लेकर अब तक 3 पीढ़ियां बदल गई पर स्त्रियों के प्रति हमारा रुख, हमारी मानसिकता नहीं बदली। और रेणु की एक और कहानी मैंने पढ़ी है, नचनिया, वो भी बहुत मार्मिक कहानी है और वास्तविक स्थितियों से हमारा परिचय करवाती है। मैं चाहूंगी कि रेणु ऐसे ही लिखती रहे। वो न सिर्फ कहानियां लिखती हैं बल्कि बहुत अच्छी समीक्षाएं भी करती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। पुंडरीक जी का आशीष है उसे, मैं भी अपना आशीष देती हूँ। बस इतना ही मुझे कहना है, आप लोग चर्चा जारी रखें। शालिनी को मैं सुन नहीं पाई, शालिनी माथुर को, वो बहुत अच्छी समीक्षक हैं, और शालिनी का यहाँ आना और रेणु की यादों की किताब पर बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा विश्लेषण करती हैं वो कहानियों का। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। यह मंच खिल गया आपके आने से। नहीं, आप लोग चर्चा जारी रखिए, मैं सुनूंगी थोड़ी देर। जी जी। रेणु जी के काला सोना पर अगर मैं अपनी बात कुछ रखना चाहूं तो विशेष करके 2 बातें मेरे सामने आ जाती है। एक तो सबसे पहली भाषा है और दूसरा है उसका कहन, जिसको हम कथ्य के रूप में देखते हैं। भाषा को अगर कहना हो तो आंचलिकता की सौंधी महक लेकर ये कहानियां हमारे सामने आई है, लेकिन एक डर जिस प्रकार शालिनी जी ने व्यक्त किया है कि इसको समझने वाला पाठक वर्ग हमें कहाँ मिलेगा। लेकिन एक सकारात्मक पक्ष ये है कि हिंदी में जिस प्रकार लोक आ रहा है कथ्य को लेकर, तो भाषा भी तो आएगी ही आएगी। तो भाषा का ये स्वरूप लेकर रेणु जी की कहानियां जो है एक अलग समा बांध देती हैं। वो एक संवेदनशील लेखिका है,
मार्मिक कहानियां लिखते हैं। कवयित्री है मूलतः, इसका हृदय ही कवयित्री का है, तो कहीं कहीं तो वो कविता का पुट उनकी कहानियों में दिखाई देता है। मैंने भी पूरी कहानियां नहीं पढ़ी, लेकिन एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि कहानियों का कथन जो है ये इसलिए भी आता है क्योंकि रेणु अपनी कहानियों में एक साधारण स्त्री के आत्मा को तलाशती है। यहाँ कोई हाई-फाई स्त्रियां नहीं है, ये आने वाली वो स्त्रियां हैं कि जो एक साधारण सी स्त्रियां हैं, कभी वो सपने लेकर शहर जाती है या कभी वो उन सपनों को भी देखना चाहती है कि एक साधारण स्त्री सपने क्या देख सकती है, उन सपनों की तलाश भी है। स्त्री के आत्मा को तलाशती हुई उनकी कहानियां जो है वह एक भीतर की आवाज रहती हुई बाहर निकलती है। फिर वो वसुधा हो, राधिका हो या साधना हो, ये पात्र मुझे लगता है कि एकदम सशक्त पात्र है। और कहीं ना कहीं एक पुट भी हमें मिलता है कि जैसे काला सोना में अंत में उसे वो स्कूटर पर बिठाकर उसको स्कूल ले जाता है, वहां पर स्त्री सशक्तिकरण का ही नहीं बल्कि स्त्री शिक्षा की भी बात वहां पर आ जाती है। एक रेखांकित करने वाली बात हमें वहां पर दिखाई देने लगती है। रेणु को मेरी ओर से मैं बधाई देती हूँ कि काला सोना लिखकर आपने एक ऐसा उजाला फैलाया है कि जो कथन, कहन और भाषा इन तीनों का एक मणिकांचन युग आपकी कहानियों में दिखाई देता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अभी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक लेखिका अपना जो सृजन है उसे देखकर उसे क्या लगता है, उसकी अपनी भूमिका क्या रही है, उसकी अपनी पूर्व पीठिका क्या रही है, उस पर आप अपना प्रकाश रखें। रेणु जी, ये मंच अभी आपका है। हाँ, आदरणीय प्रतिभा मुदलियार मैम, सुधा अरोड़ा मैम, शालिनी मैम, नरेंद्र पुंडरिक सर, शोभना जी और समस्त आखर टीम, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काला सोना को इतना प्रेम दिया, मैं निःशब्द हूँ। मुझे नहीं पता कि अपनी पुस्तक पे क्या कहना चाहिए। ये तो मैंने कभी किया नहीं है कि अपनी पुस्तक पे मैं कुछ बोल पाऊँ। मैं बाकी लोगों की पुस्तकों पे बोल पाती हूँ, लेकिन अपने लिखे पे मुझे समझ में नहीं आता। तो लिखना था, मैंने लिख दिया है और यह पुस्तक आप सबके हवाले है। इस पुस्तक पर आप सबका नजरिया मेरे नजरिए में एक सतत विकास की प्रक्रिया है। जिन लोगों ने भी ये संग्रह पढ़ा है उनमें से बहुत लोगों का मेरे पास फोन आया कि कईयों ने कहा कि पुराने समय के भारत की कथा है। इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी कि यह वर्तमान समय का भारत है जो गांवों में बसता है, और भारत विविधताओं में बसता है। संपूर्ण भारत को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। शहर, गांव, कस्बा सब में अंतर है। वहाँ की छोटी छोटी समस्याएं हैं और उसको लेकर संघर्ष है। ये गांव की कहानियां हैं और गांव को भी एक नजर से देखना मुश्किल है, क्योंकि कुछ गांव तो विकास की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी भी रोजी रोटी, शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा उनसे बहुत दूर है। कोई दूर दूर तक छोटी छोटी चीजों के लिए, सुविधाओं के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरी कहानियां उन गांवों की है जो आधुनिक समाज को देखकर शिक्षा और रोजगार की ओर तो बढ़ रहे हैं, पर सदियों से चली आ रही मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये अनुभव से निकले इसी समाज के जीते जागते पात्र हैं जिन्हें अधिकार क्या होता है पता ही नहीं है। ये कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं, ये इसी समाज में रह सहकर जीना जानते हैं, और एक दिन जब सहन शक्ति जवाब दे जाती है तब विद्रोह कर देते हैं। यह विरोध और विद्रोह बहुत छोटे स्तर पर होता है जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो उसी स्थिति में जीना अपनी नियति समझते हैं और इनको पता ही नहीं कि अपना अधिकार क्या है, कैसे विरोध करना है। जो मंचों पर बार बार विमर्श की बातें हम लोग करते हैं, विमर्श इनसे बहुत दूर है। मेरी कहानी संग्रह लिखने का जो मकसद था, उन औरतों का या उन पात्रों के दुख को सामने ले आना था। जरूरी नहीं कि कहानी हमेशा सुखात्मक रूप से खत्म हो।
दुखात्मक कहानी को प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम है कि हम उस समस्या से परिचित करवाएं और लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास करें। कुछ लोगों का भी मेरे पास ऐसे फोन आया कि ये कहानी पढ़कर अत्यंत दुख या डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं समझती हूँ कि जिसे पढ़कर दुख हो रहा है, ये पात्र उस दुख को निरंतर जी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन कहानियों को कितने लोग पढ़ेंगे और न ही ये भ्रम है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, किंतु यदि इन कहानियों के पढ़ने के बाद यदि एक व्यक्ति को भी अपनी स्थिति का भान हो जाए कि वे किस स्थिति में जी रहे हैं, उनके अधिकार क्या हैं, और अपनी नियति को बदलने की कोशिश करता है, तो मैं समझती हूँ कि उस दिन मेरा लेखन सफल हो जाएगा। और आप सबके प्यार, आशीर्वाद और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर आखिर टीम के लिए कि आप लोगों ने इतनी अच्छी पहल की, कोशिश किया। और आप सबका, सुधा मैम सरप्राइज देकर तो मैं क्या कहूँ, शालिनी मैम जी ने तो बहुत विस्तार से बात की है, बहुत गहराई से अध्ययन किया। आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी आपका। आगे मैं औपचारिक तौर पर हमारे आखिर की कार्यकारी संपादिका शोभना, डॉक्टर शोभना जी से अनुरोध करती हूँ कि आप सबका धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद अर्पण करने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। पहले हमारे कार्यक्रम की पहले वक्ता शालिनी जी, जिनकी मधुर मुस्कान ने और मधुर बातों ने इस कार्यक्रम की चार चांद लगा दिया है। उन्होंने हर एक कहानी की इतने अच्छे से व्याख्या प्रस्तुत किए कि बिना पढ़े भी हम कहानी को महसूस कर सकते हैं और कहानी की भाव और भाषा को महसूस कर सकते हैं। उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के दूसरे वक्ता नरेंद्र जी, जिनको ऑनलाइन जुड़ने में बहुत सारे दिक्कत होते हुए भी वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और इस कार्यक्रम की सफलता में उन्होंने अपने वचन को दिए हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के विशेष अतिथि सुधा जी, जिनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम की नायिका काला सोना की लेखिका, जिनको मैं हमेशा रात 11 बजे कॉल करती हूँ तब भी वो उसी मुस्कुराकर मुझे उत्तर देती हैं। इस कार्यक्रम को यहाँ तक ले आने के लिए बहुत मेहनत किए हैं और उन्हीं की वजह से आज यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। रेणु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आकर हिंदी पत्रिका की बैकबोन और हम सब की ऊर्जा, हमारी प्रधान संपादिका डॉक्टर प्रतिभा मुदलियार मैम, जिनको मैं शब्दों से आभार व्यक्त नहीं कर सकती, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे आमंत्रण को स्वीकृत करते हुए अपने अपने समय निकालकर हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकती, जैसे कि नागरत्ना मैम, पुष्पा जी, सुनील जी, डॉक्टर आशा अरब जी, डॉक्टर पूर्णिमा जी, डॉक्टर नजरुनिसा, डॉक्टर कृष्णा जी, डॉक्टर शाफिया फरहीन, किसी का नाम छूट गया तो मुझे माफ कीजिए। सभी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे कितने मिनट बचे हैं शोभना? और है मैम 10 मिनट। तब भी आप मंच का पूरा इस्तेमाल कर सकती हो रेणु जी। पूछना चाहते, कोई बात करना चाहते, अनऑफिशियली भी बात की जा सकती है, वो आभासी मंच का उपयोग कर लेंगे। महोदया नमस्ते। प्रतिभा मुदलियार जी को, प्रोफेसर प्रतिभा मुदलियार जी को मेरा प्रणाम। हाँ नमस्ते। हाँ मैम, आप सबको एक साथ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और दक्षिण में आप लोगों की कार्य तो बहुत ही बड़ा है मैम, ये हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, हम कभी कभी देखते थे, तो आपको सुनने का सौभाग्य मिला। और मेरा सवाल लेखिका से ये है कि काली आपका जो शीर्षक है वो सोना कैसे काला कैसे सोना कालापन उसके ऊपर जो डेरा हुआ है
इसका थोड़ा शीर्षक के बारे में वो बताएंगे कि उनको कैसे सूझा कि यही शीर्षक रखना है, तो हाँ हमें कुछ इसके बारे में पता चलेगी। और मैं जानना चाहती हूँ कि ये काला किताब सोना। कहाँ पर उपलब्ध है, ताकि हमें भी पढ़ने के बारे में हम सोच रहे हैं कि बहुत ही रोचक लग रहा है। जिस तरह मैडम ने इसको बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से व्याख्यान दिया था, तो हम भी पढ़ना चाहेंगे। हमारे विद्यालय में भी एक हम आयोजन करने वाले हैं आगे इसके बारे में, एक वर्कशॉप जैसे। तो ये किताब कहाँ पर उपलब्ध है, तो आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। जी नमस्कार पूर्णिमा जी। यह पुस्तक शिवना प्रकाशन से प्रकाशित है और अमेज़न पर भी उपलब्ध है। और जहां तक शीर्षक की बात है, काला सोना कोयला, पेट्रोल और अफीम को भी कहते हैं। इस कहानी संग्रह में अफीम से लिया गया है काला सोना। ये मध्य प्रदेश में अफीम, और वहां पर खेती करने वाले उसे काला सोना के नाम से जानते हैं क्योंकि उससे उनको फायदा हो रहा है। तो सोना से तात्पर्य उनके प्रॉफिट से है। ये बाछड़ समुदाय की कहानी है। वैसे तो प्रतीक के रूप में आप अफीम को देखेंगे, लेकिन बाछड़ समुदाय की कहानी है। और बाछड़ समुदाय में माँ बाप अपनी बेटियों को कुछ पैसों के लिए, क्योंकि गरीबी वहां पर है बहुत ज्यादा, तो अपनी बेटियों को कुछ पैसों के लिए भी वो लोग बेच देते हैं। और चूंकि रंग से भी काला होना अपने आप में एक प्राकृतिक देन है, लेकिन उसकी उपयोगिता के आधार पर सोना है। और मैंने इस कहानी संग्रह का, जो कि सुधा मैम ने पहले पढ़ा है, चिकन नाम से मैंने रखा था, फिर बाद में मैंने उसको चेंज करके रखा काला सोना, क्योंकि उसके मूल में काला सोना की ध्वनि आती है। प्रतिभा मैम कुछ कहना चाहती हैं? पूर्णिमा जी, ये पुस्तक है उनकी? जी मैम, जी ये जी जी पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है, आप वहां से भी ले सकती हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रेनू, मुझे जो पर्सनली बतानी है, आपकी जो मुखाग्नि वाली जो कहानी है, भले ही मैं पढ़ रही थी, तो मुखाग्नि तो हमारे हिंदुओं में तो यूजुअली पुरुष ही देते हैं या बेटा ही देता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारे यहाँ बेलगाम में एक ऐसा अवसर आया था कि जिनके कोई बच्चे, मैं मतलब बेटा नहीं है, तो यहाँ की मेरी ही एक फ्रेंड है, मेरे साथ पढ़ाया करती थी, उन्होंने खुद मुखाग्नि दी थी। एक बहुत बड़ी खबर हो गई थी वो, जब उन्होंने मुखाग्नि दी थी। तो आपने ये जो लिखा है ना, वो मुझे बहुत इसलिए भी भाया कि वो सारे जो पारंपरिक हमारे जो जंजीरें हैं, उनको तोड़ना चाहिए। और ये तोड़ने का काम अगर गांवों में होता है तो सबसे बड़ी बात है। शहरों में तो खैर सशक्तिकरण आ ही रहा है, लेकिन ये सशक्तिकरण अगर गांवों में जा रहा है और अगर इस प्रकार का एक मन परिवर्तन हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यही है आपकी कहानियों में कि अंत में मन परिवर्तन होता है, और ये मन परिवर्तन ही कहीं ना कहीं एक आशा की किरण बांधता है। ये मुझे लगता है आपकी कहानियों को लेकर। जी, ये पात्र कहीं अलग से काल्पनिक पात्र नहीं है। ये सभी पात्र हमारे आसपास के पात्र हैं, हमने देखा है, भोगा है, वो साथ साथ जिए हैं। तो उनको अपने तरफ से कोई मंच पर आभासित कोई उनके पास ना तो विमर्श है ना अधिकार है। वो अपने अनुभव के आधार पर जीते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कहीं ना कहीं। और फिर आखिरी में जाकर उनको लगता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। और अपने सबसे पहले तो अपने आप से ही विद्रोह होता है, अपने घुटन से विद्रोह होता है, फिर बाद में समाज से विद्रोह होता है। तो ये पात्र समाज से विद्रोह करते हैं जब अपना मन परिवर्तन हो जाता है। आपने मुखाग्नि कहानी का उदाहरण दिया, उसमें आपने देखा होगा कि जो सैनिक की पत्नी है उसका रेप हो जाता है, और उसका देवर ही रेप करने वाला है, ही करता है। लेकिन हाँ, और जब उसका पति मर जाता है तो उसका बेटा नहीं है, इसलिए देवर उसको मुखाग्नि देगा। यह बात उस महिला को सहन नहीं होती। हाँ, और फिर वो इस बात का विरोध करती है कि उस जिसने मेरा रेप किया वही अगर मुखाग्नि देगा तो बेटा किस तरह का, क्योंकि वो तो नफरत कर रही, तो उससे अच्छा कि बेटी दे।
हाँ, और यहाँ पर उसका विरोध दिखाई देता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे वो कि एक नया परिवर्तन जो आता है ना, सोच में परिवर्तन, विरोध है, विद्रोह है, लेकिन एक नवीन दिशा भी तो मिल रही है। ये सच्ची बात है, अच्छी लगी मुझे। जी और भी कोई बात करें? ठीक है, मुझे लगता है अब मैं, जैसे कि अभी आकर परिवार यहाँ है, तो मैं ये कहना चाहती। मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम सुनील दुबे है और बेसिकली मैं उत्तर भारत का हूँ, जी। लेकिन यहाँ दक्षिण भारत में पिछले 20-22 सालों से कार्यरत हूँ। हाँ हाँ। और जो मेरा मूल विषय है जिस पर मैंने पीएचडी किया है, भोजपुरी लोकगीतों का समाज शास्त्रीय अध्ययन। अच्छा। तो मैं आपके ये वक्तव्य को सुन रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था, जी और सुनने के बाद आज जो कहानी है मुझे इतना दिल को छुई है कि मुझे लगता है कि समाज में बहुत ऐसे विषय हैं जिस पर अभी भी रिसर्च बहुत बड़ा किया जाता है। और मैम के जितने मैंने आपने 1-2 उदाहरण जो भी मुझे दिया, और खास करके उनकी जो भूमिका या कहानी का जो प्रस्तुत करने का ढंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी व्यक्ति का या लिखित मेरा कहानी नहीं सुन रहा हूँ, बल्कि हमारे समाज में घटने वाली घटनाओं को मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे ये कहानी बेहद पसंद आई और मुझे लगता है कि ऐसी कहानियों को समाज में पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। और सबको ऐसे कहानियों का एहसास होना चाहिए, आभास होना चाहिए। और इन कहानियों ने, देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे पूर्वांचल एक्सप्रेस या बहुत सारी तरह की चीजें हैं, लेकिन इन कहानियों से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि आज सचमुच जो 200 साल 300 साल पहले का जो समाज था, आज भी वैसे ही है। और वो सारा एक एक चीज जो आपने उकेरा है, मैं तो सुनकर बिल्कुल मुग्ध हो गया हूँ। और मैं चाहूंगा कि इस मंच का उपयोग और से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए किया जाए, ताकि जी। बहुत सारे श्रोता हैं जो इस तरह की चीजों को पाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि कहाँ जाना है, किस तरह की है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आप लोग आयोजित करते रहे। और पूरे आखर परिवार को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आप कहाँ हैं दक्षिण भारत में? मैं दक्षिण भारत में हैदराबाद में हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। जी जी, हम आप हैदराबाद जुड़े में रहिएगा 22 साल हमारे से। आखिर परिवार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये पहली बार मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से आपसे जुड़ा हूँ, लेकिन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा ऐसा समाज को छोड़ दिया था या संपर्क में नहीं आया था, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, आखिर परिवार यहाँ पर है। तो मैं बता दूं कि हमारे साहित्य संध्या का पहला कार्यक्रम आज हुआ है। इसको हम कल फेसबुक पर अपलोड कर देंगे। मैं अभी रेणु यादव की बातें सुनते हुए मुझे ये लग रहा था कि जितनी भी महिला रचनाकार सामने आए, वह हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं। क्योंकि स्त्रियों के जो दुख हैं, यातना है, जिस तरह की पीड़ा है, वो हर महिला रचनाकार उसमें अपनी ओर से कुछ ना कुछ जोड़ती है। और रेणु की कहानियां अपनी तरह से उसमें बहुत सारी नए प्रसंग, नई विसंगतियां, नए संकट लेकर आती हैं। और ये सब हमारे अपने अनुभवों से, चाहे हम जितना भी कहें कि समाज में ये सब हो रहा है, पर मूल रूप से ये हमारे अपने अनुभवों से आता है और तभी उसको धार मिलती है। अपने अनुभव के बिना हम उस तरह की पैनी चीज नहीं लिख सकते। तो रेणु भी इन सब अंगारों से गुजरी है और ये सब उसके शब्दों में, उसकी बुनावट में, एक एक कहानी में कुछ पंक्तियां ऐसी आ जाती हैं जो आपको झकझोर कर रख देती हैं। तो मैं चाहूंगी कि स्त्रियां लिखती रहें और हर स्त्री अपना योगदान देती है अपने तरह से। रेणु यादव ने अपना योगदान दिया है और इसकी बड़ी भूमिका है। नई तरह की कहानियां हैं। मैंने इन विषयों पर पहले नहीं पढ़ा था, तो मैं बहुत बहुत रेणु को बधाई देती हूँ उनकी पहली पुस्तक, पहला कहानी संग्रह आने पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे वो इसी तरह से अपने आसपास की
व्यथा को, तकलीफ को, स्त्रियों के दुख को उजागर करती रहेंगी, उसको शब्द देती रहेंगी, और हम लोगों को इंतजार रहेगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आप धन्यवाद सबका मैडम। आशीर्वाद है। शायद और पुंडरीक सर कुछ कहना चाहेंगे। प्रतिभा जी को खास तौर पर धन्यवाद, आभार कि नहीं प्रतिभा जी मैडम, ने हमारा कार्यक्रम आपका किया। आशीर्वाद ही चाहिए। तो रेणु जी की किताब पर पूरी चर्चा तो मैं नहीं सुन सकी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। रेणु का वक्तव्य सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और पुंडरीक जी थैंक को यू भी मैम, आप आए। सुना। शुक्रिया। बस अभी एक मिनट बचा है, 1.25 मिनट बचा है हमारे पास। मैं पुनः एक बार आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, और अब हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। एक नए लेखक या लेखिका की पुस्तक पर परिचर्चा के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।